मॉर्निंग बच्चों। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी हम सेक्शन ए और सेक्शन बी की वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये सैम्पल पेपर है 2026 का। सेक्शन सी डिस्कस कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन है, सजेस्ट अ सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग केसेस विद जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कौन से वाले चैप्टर से है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिया हुआ है। सर्टेन केसेस रखे गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है वो सूटेबल रहेगी। ठीक है, पहला हो गया, मोहिनी डज नॉट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ कॉन्सेप्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए कौन सा वाला आप सजेस्ट करोगे इसके अंदर। ठीक है, एक सेकेंड में ना इसमें आपका आंसर्स खोल लेती हूँ साथ के साथ, ताकि आप लोगों को कम इजीली आंसर्स भी विजुअलाइज होते रहें सामने बैठ करके और आप इसको आराम से देख सको। हमने जब ये वाला पोर्शन पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था ख़ास तौर पे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस किससे नहीं होते हैं। तो वो कौन सी हो गया, ये हो गया आपका फिजिकल बैरियर यानी कि कॉन्डम्स से। ठीक है, कॉन्डम्स क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एंट्री ऑफ माइक्रोब्स एंड स्पर्म्स इन द सर्विक्स। ठीक है, तो कॉन्डम्स हो गए फिजिकल बैरियर जिसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। दूसरा आता है, ललिता हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड डज नॉट वांट एनी मोर चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि अभी डज नॉट वांट लिखा है। ठीक है, डज नॉट है ना, डज नॉट का मतलब सर्जिकल मेथड हो गया। सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टोमी हो गया क्योंकि फीमेल के लिए बोला हुआ है यहाँ पर, और या फिर अगर मेल के लिए हो तो वेसेक्टोमी भी पॉसिबल है बाय हर हस्बैंड, एज दीज आर हाईली इफेक्टिव बट इरिवर्सिबल मेथड्स। ठीक है, डज नॉट वांट के लिए आपको यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इरिवर्सिबल मेथड यानी सर्जिकल मेथड। तीसरा होता है, गीता वांट्स अ कॉन्ट्रासेप्टिव दैट शी कैन टेक टिल शी वांट्स टू अवॉइड द कंसेप्शन एंड कैन रिज्यूम बैक टू हर फर्टाइल लाइफ विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द डॉक्टर। ऑल्सो इट शुड हैव अ लो फेलियर रेट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा आपका कि इन्होंने क्या बोला, शी वॉन्ट्स टू अवॉइड द कॉन्सेप्शन। ठीक है, और उसके बाद वो रिज्यूम करना चाहती है बाद में, यानी कि नीड स्पेसिंग बिटवीन द चिल्ड्रंस। तो इसके लिए कौन सा बेस्ट होगा, या तो ओरल पिल्स हो जाएंगी, ओरल पिल्स कंटेनिंग द प्रोजेस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओरल पिल्स में या तो प्रोजेस्ट्रोजेंस एक या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ये दोनों बहुत इफेक्टिव होते हैं एंड कैन बी रिपीटेड एज लॉन्ग एज द फीमेल ड्राइव्स टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। ठीक है, तो ये वाली बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी, तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे इसमें कि कौन सा वाला किसके अंदर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। यहाँ पर दे रखा है आपका, गिवन बिलो इज अ फिगर। ये आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से सेम डायग्राम एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया है, वहीं से ये आइडेंटिफिकेशन टाइप उठाई गई है क्वेश्चन की। गिवन बिलो इज अ फिगर शोइंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, fertilization and passage of growing embryo through the fallopian tube in a human female। ठीक है, अब इन्होंने पूछा what will be the ploidy of the cells showing, किस किस में, ए के अंदर पूछा है और सी के अंदर पूछा है, प्लॉइडी शोन इन द गिवन फिगर। देखो, जो पहला वाला केस है इसके अंदर सिंपल सी आपको ना ओवम शो कर रखा है ए के अंदर, तो ओवम की प्लॉइडी क्या होगी, आपको पता है हैप्लॉइड होगी यानी कि एन होगी। इसके बाद जो आपका सी वाला पूछा है, यहाँ पर बी वाले केस में आपका स्पर्म्स जो है वो ओवम के साथ मिक्स हो गए, यानी कि अब बन रहा है, नेक्स्ट केस में बनेगा आपका जायगॉट। ये जस्ट फ्यूजन शो करना किया गया है। उसके बाद जायगॉट के बाद नेक्स्ट स्टेज दिखा दी ये वाली ब्लास्टोमियर की। ब्लास्टोमियर क्या बन जाएगा आपका, डिप्लॉयड हो जाएगा यानी 2n हो जाएगा इसका। तो पहले प्लॉइडी हमें समझ आ गई। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट विल हैपन इफ कंपोनेंट्स ऑफ एल एज शोन इन द फिगर जी। देखो, फिगर जी को हम ऑब्जर्व करते हैं, ये वाला बात कर रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट की। तो गिवन बिलो डज नॉट अटैच प्रॉपरली टू द एंडोमेट्रियम। अगर ये एंडोमेट्रियम से प्रॉपरली अटैच नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये होगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाहर की जो लेयर है एल, एल एल क्या है यहाँ पर, ट्रोफोब्लास्ट है।
एन क्या है यहाँ पर, ये आपका इनर सेल मास है, ठीक है। तो अभी अगर ट्रोफोप्लास्ट जो है वो ढंग से अटैच नहीं होगा यूट्रस की लेयर के साथ, इनर लेयर यानी एंडोमेट्रियम के साथ, तो इट कैन लीड टू इम्प्लांटेशन फेलियर, यानी इम्प्लांटेशन नहीं होगी ढंग से, फेल हो जाएगी इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी लॉस, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। इन अ प्रेग्नेंट मदर केस एक्स, during each pregnancy the fertilized eggs splits into two embryos at stage C shown in the figure given below, resulting in the formation of twins, ठीक है। will the genome of cells of these two embryos exhibit the variation, justify your answer। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में बताया क्या है इन्होंने। क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि एक प्रेग्नेंट मदर है, सपोज करो केस हो गया एक्स, ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, एक चीज़ तो हमें ये समझ आई, फर्टिलाइज्ड एग जो है वो, हमने इसमें गौर करना, इसमें एग को फर्टिलाइजेशन हो चुका है, स्प्लिट हो गया दो एम्ब्रियोज में, ठीक है। अगर वो दो एम्ब्रियोज में स्प्लिट हो गया एट स्टेज सी, यहाँ पर स्टेज सी में जब वो ब्लास्टोमियर वाली कंडीशन थी वहाँ पर वो स्प्लिट हो गया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस। तो इस केस में इन्होंने पूछा है कि जेनियोम ऑफ द सेल्स में ऑफ दीज टू एम्ब्रियोज क्या वो वेरिएशन शो करेंगे। तो इन केस एक्स द सेल्स ऑफ दीज एम्ब्रियोज विल हैव द आइडेंटिकल जेनियोम, आइडेंटिकल जेनियोम होगा इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा ट्विंस के अंदर, एज दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सेम जाइगोट। यहाँ पर इन्होंने बोला कि जाइगोट जो है वो उसका सेम है, जाइगोट के अंदर उसकी जब आगे फर्दर स्टेजेस होंगी, ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड होगा, तब जो है उसके अंदर कंडीशंस शो कर रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका सेम जाइगोट के होने की वजह से आइडेंटिकल जेनियोम रखेगा, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। एक्सप्लेन द इवेंट्स and journey of an ovum in the fallopian tube of mother from the fertilization stage to implantation। चलो ये क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड वाला है, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पूरी की पूरी जर्नी बतानी है कैसे ओवम फेलोपियन ट्यूब से इम्प्लांटेशन की स्टेज तक जाता है। तो पहली चीज़ यहाँ आंसर पे आप देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है द माइटोटिक डिविजन एंड द क्लीवेज स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स टू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट टुवर्ड्स द यूट्रस। आपको पता है जब भी क्वेश्चन आता है कि स्पर्म की और ओवम के मिलने की जगह कौन सी होती है, तो वो isthmus जंक्शन होता है, स्थमस एम्प्यूला जंक्शन होता है ओविडक्ट का, वहाँ पर ये दोनों आपस में मीट करते हैं, जाइगोट बनता है और फिर इसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स द यूट्रस। यूट्रस के पास जाने के बाद आप देखोगे कि आपने ये एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है कि वो फिर फर्दर डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में, 2, 4, 8 एंड 16 डॉटर सेल्स में, अप टू द स्टेज 8 तक, तो हम उसे बोलते हैं ब्लास्टोमियर। 8 से ऊपर की स्टेज हो जाती है, 8 से 16 तक, 16 तक हो जाती है, तो हम उसे बोलते हैं मोर्यूला। मोर्यूला जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, ये वाला जैसे आपको दिखा रखा है यहाँ पर, तो ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ गई, ठीक है। एंड द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट आपको एल से बता रखा है यहाँ पर फिगर के अंदर, ये आउटर लेयर है, ठीक है। एंड इनर ग्रुप ऑफ मास जो अटैच्ड होता है ट्रोफोब्लास्ट का, उसे हम बोलते हैं इनर सेल मास, जो यहाँ पर एन फॉर्म में आपको बता रखा है। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो जाके एंडोमेट्रियम में यूट्रस के साथ जाके अटैच हो जाती है, एंड इनर सेल मास जो होता है, ये जो इनर सेल मास है जो एन वाला दिखा रखा है यहाँ पर फिगर के अंदर, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है अब एम्ब्रियो के अंदर। आफ्टर अटैचमेंट तो यूटेराइन सेल जो है वो भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेता है और ये एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में ये आ गया आपका इनहेरिटेंस चैप्टर से लिया हुआ है ये वाला। इन गुइनिया पिग्स ब्लैक कोट कलर GG, ठीक है, में बता रखा है। GG मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो हम हमेशा
उसमें लेते हैं, डबल लेते हैं, इस वजह से ब्लैक कोट कलर जी डोमिनेट करता है वाइट कलर पे, छोटा वाला जी बता रखा है, एंड ब्राउन आइज कैपिटल बी डोमिनेट ओवर द स्मॉल बी यानी ब्लू आइज. The alleles for the coat color and the eye color are not linked. इसका मतलब not linked का मतलब क्या होता है कि इसका linked का एक opposite हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, recombinant वाला. What will be the probability of the offspring having the blue eyes and a white coat if both the parents are heterozygous for eye and coat color? अब इन्होंने आपको ये बताया, देखो सबसे पहली बात आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा वाला बोला है आपको, डाई हाइब्रिड वाला है, ठीक है, एक बात. दूसरी बात हो गई कि डाई हाइब्रिड के अलावा आपको और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके अंदर, कि इन्होंने बोला कि दोनों जो पेरेंट्स हैं वो हेट्रोजाइगस है. ठीक, तो हेट्रोजाइगस है दोनों पेरेंट्स. तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपकी कुछ भी निकालने के लिए रिजल्ट्स को. तो लेट्स मूव टू द आंसर शीट. यहाँ पर दे रखा है जो मेल है यानी कि जो फादर है वो हो गया आपका हेट्रोजाइगस, बड़ा बी छोटा बी, बड़ा जी छोटा जी, राइट. फीमेल जो हो गया अगेन इज हेट्रोजाइगस. तो इस तरीके से हमने कर लिया. आपको याद होगा मेंडल में डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी जो हमने लिया था इसी तरीके से लिया था जब F1 प्रोजेनी आती थी और F2 के अंदर हमने उसका पनेट स्क्वायर शो किया. तो सेम वे में हम इसी के गैमीट्स बाहर निकाल लेंगे. गैमीट्स निकालने के बाद हमें इससे फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने गैमीट्स को डिवाइड किया था. अगर आप देखोगे इस केस में तो आप देखोगे कि ये वाला एक हो जाएगा यानी कि बड़ा बी और बड़ा जी. उसके बाद आप देखोगे बड़ा बी और छोटा जी. उसके बाद आप ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे, छोटा बी और बड़ा जी. और उसके बाद लास्ट वाला ये वाला आ जाएगा छोटा बी एंड छोटा जी. अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये चार आपको गैमेट्स मिल गए हैं, दोनों पेरेंट्स सेम हैं, तो सेम के सेम गैमेट्स हम चारों तरफ यहाँ पर डाल देंगे. और जब हम इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो ये आता है, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग हैविंग द ब्लू आइज एंड अ वाइट कोट. तो ब्लू आइज और वाइट कोट का जो आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो आएगी 1/16, और अगर परसेंटेज वाइज फॉर्म में निकलो तो 6.25%. 16 तो हो गई ये टोटल, ठीक है. टोटल ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ये टोटल 16 है. तो इसमें से केवल और केवल एक निकल करके आया है, ओनली वन है जो इसके अंदर आपका ब्लू आइज और वाइट कोट का निकल के आ रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कि वो आपका रेसेसिव ट्रेट है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ही था, इन्होंने आपको डोमिनेंट वाला बता ही रखा था कि कौन सा वाला है, कि ब्लैक कलर डोमिनेंट है वाइट के ऊपर, ब्राउन कलर डोमिनेंट है ब्लू के ऊपर. तो ये वाला है आपका जो केवल वन शो कर रहा है, जो आपका ब्लू वाला है. ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं. आई थिंक ये वाला आंसर आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25. शोन बिलो आर द सर्टेन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स where natural selection has favored them to develop the certain characteristics and enable them to live in water. इसके अंदर shown below are the aquatic vertebrates where the natural selection has favored them to develop the certain characteristics which enable them to live in water. यानी कि ये एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये कुछ अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर पाई ताकि वो पानी के अंदर रह सकें. नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमिनन एग्जिबिटेड बाय द अबव एनिमल्स. तो अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आपको पता है कि हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट. डाइवर्जेंट वो था जब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे, वहाँ पर चीता, आपका ह्यूमंस थे, बैट्स थी, आप फिश थी, तो उस तरीके से वेल थी, उस अलग अलग एनिमल्स थे, तो वो मॉर्फोलॉजिकली सेम थे लेकिन फंक्शन वाइज डिफरेंट थे. वो कहलाता था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके दैट आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर, लेकिन वो फंक्शन जो है वो सेम परफॉर्म करते हैं.
ठीक है। तो फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं, वो सेम परफॉर्म करते हैं, अडेप्टेड टू द सेम हैबिटेट, मतलब हैबिटेट जो है सेम है। अब आप देखोगे इन्होंने सारी की सारी आपको ये वाली फिशेस शो करी हैं, तो इसका जो हैबिटेट है वो कैसा होता है, सेम है। इवोल्यूशन कौन सा होगा इसका, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर द फिन्स ऑफ द सैल्मन एंड द शार्क फ्लिपर्स ऑफ द डॉल्फिन, सील्स हैं, वेल्स हैं, one can see that is similar habitat that has resulted in the selection of the similar adaptive features group of organisms but towards the same function। यानी कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स हो गए आपके, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हो गए। एनालॉगस का मतलब क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एनालॉगस का स्ट्रक्चर जो, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, ओहो ये तो इरेज ही नहीं हो रहा। ओके, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कहलाते हैं जिनके अंदर फंक्शन सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सॉरी मैं इसको चेंज कर रही हूँ। एनालॉगस का मतलब होता है जिसमें फंक्शन सेम होते हैं, हैबिटेट सेम होता है, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द अबव इज द मोस्ट प्रिमिटिव वन। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सबसे ज़्यादा पुराना वाला ये एनसीईआरटी की बुक में आपको दे रखा है, वो है आपका इच्थियोसॉरस है। सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू द वाटर। ठीक है, ये लाइन सेम टू सेम लिखी हुई है जो आपके आंसर में दी हुई है। यहाँ पर कुछ ऐसे लैंड रेप्टाइल्स है जो पानी में वापस से चले गए थे टू इवॉल्व इनटू द फिश लाइक रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ईयर भी दिया हुआ है, प्रॉबेबली 200 मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्चुअल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेमार्कियन एंड डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेमार्क की और डार्विन की, ये इवोल्यूशन चैप्टर से दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम दोनों की, लेमार्क की और आपकी डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हम बता रहे हैं। Both the Lamarck and Darwin believed that living things had hereditary traits they could pass on to the offspring। तो मतलब पहली जो सिमिलैरिटी, आंसर आपको बिल्कुल भी इस फॉर्म में लिख के नहीं आना है, पैराग्राफ फॉर्म में आपको पॉइंट्स में लिख करके आना है आंसर। तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो सबसे पहले जो सिमिलैरिटी थी उसके अंदर ये वाला वर्ड आ गया आपका कि लिविंग थिंग्स हैड हेरिडिटरी ट्रेड्स। सारे लिविंग थिंग्स में हेरिडिटरी ट्रेड्स होते हैं जो कि पास हो जाते हैं ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग। दे बिलीव दैट सम ट्रेड्स वर मोर यूजफुल देन अदर्स एंड दैट ओवर टाइम द मोर यूजफुल ट्रेड्स वुड बिकम मोर कॉमन। यानी कि जब भी हेरिडिटी में लिविंग थिंग्स में कोई भी ट्रेड पास होते हैं, पहली बात तो पास होते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया फर्स्ट सिमिलैरिटी। दूसरी सिमिलैरिटी क्या हो गई कि वो जो ट्रेड्स होते हैं वो यूज़फुल होते हैं और यूज़फुल वाले ट्रेड्स ही कॉमन बच जाते हैं आगे जा कर के। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हो गए आपके। अब आता है डिफरेंस। द डिफरेंस इज दैट द लेमार्क बिलीव दैट द चेंजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म experienced during its life could be passed on to succeeding generations। देखो, लेमार्क ये बिलीव करते थे कि जो चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म कोई भी एक्सपीरियंस करता है अपनी पूरी लाइफ में, वो चेंजेस पास हो सकते हैं ऑन टू द सक्सीडिंग जनरेशंस, इनहेरिटेंस। और वो कौन से उन्होंने बोला, एक्वायर्ड ट्रेड्स वाले। एक्वायर्ड ट्रेड्स का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जिराफ वाला। उन्होंने बोला था कि छोटी गर्दन के हुए करते थे पहले जिराफ, पेड़ भी छोटे थे, पर जैसे जैसे पेड़ का साइज़ बड़ा हुआ वैसे वैसे उन्होंने भी ये ट्रेट को एक्वायर किया, उनकी नेक जो थी वो भी लंबी होती चली गई। इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को बताया था। यहाँ पर वही एग्जाम्पल बता रखा है। सो फॉर इंस्टेंस अ जिराफ स्ट्रेच्ड इट्स नेक टू एंटायर लाइफ टू ईट द लीव्स ऑन टॉल प्लांट्स, इट वुड हैव लॉन्गर नेक्ड ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, इस वजह से जो उनके बच्चे हुए वो लंबी गर्दन वाले हुए। ये थी लेमार्क की थ्योरी, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर के हिसाब से लेमार्क ने बताया था। डार्विन का इसका बिल्कुल ऑपोजिट सोच थी। वो ये बिलीव करते थे कि जो वेरिएशंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, रैंडम होती हैं और स्लो होती हैं, ग्रेजुअल होती हैं, जो कि नेचुरल सिलेक्शन के बाद आती हैं, लीड टू द इवोल्यूशन।
that some giraffe just naturally had longer neck and these were the ones who had more children. मतलब पॉपुलेशन में कुछ जिराफ पॉपुलेशन ऐसी थी जिसमें गर्दन लंबी थी, कुछ की छोटी थी, तो जो छोटी वाली थी वो उस तरीके से सुपीरियर क्वालिटी की नहीं थी, लंबी वाली ज़्यादा बेटर वे में अडेप्टेड थे एनवायरनमेंट में, उन्हीं की पॉपुलेशन बढ़ी और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो आपकी पॉपुलेशन पूरी कवर अप कर गई. सो ओवर टाइम द नेचुरल सिलेक्शन लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ जिराफ. ठीक है, तो ये बोलते थे टाइम के साथ. ये वाले 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, ये वाले अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए. विद लॉन्ग नेक व फिल्टर मतलब फिटर देन द शॉर्ट नेक. ठीक है, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26. द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD. ये कौन सा चैप्टर है आपका? ये चैप्टर है आपका माइक्रोब्स वाला. ठीक है, जहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट का हमने पढ़ा था, ये वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन. द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD ऑफ अ प्राइमरी एफ्लुएंट ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट इज रिड्यूस्ड. ठीक है, तो एनलिस्ट द प्रोसेस ऑफ हाउ दिस इज अचीव्ड. सबसे पहले एक छोटा सा फंडा हमेशा याद रखना, अगर BOD ज़्यादा होगा तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, अगर BOD कम तो पॉल्यूशन कम. तो इन्होंने बोला कि अगर पॉल्यूशन कम हो गया वाटर का तो वो सीवेज ट्रीटमेंट कैसे अचीव की गई. ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब ये स्टार्ट होता है कि प्राइमरी एफ्लुएंट के बाद वाला पोर्शन जहाँ पे फ्लॉक्स है और तीसरा वाला पैराग्राफ जो आपके NCERT में एक्टिवेटेड स्लज वाला है वो यहाँ पर मेंशन करना है. अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आंसर्स हमेशा हेडिंग में, सब हेडिंग्स में, पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में इस वे में एक्सप्लेन करने हैं. थ्योरेटिकली पूरी कहानी ऐसे की तरह लिख करके नहीं आनी है. ठीक है, अब आ जाओ. फ्लॉक्स एंड एक्टिवेटेड स्लज इन द सीवेज ट्रीटमेंट हेल्प टू रिड्यूस द BOD. फ्लॉक्स ये क्या थे? फ्लॉक्स थे मासेस ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में भी पर्टिकुलरली कौन से बैक्टीरिया? एयरोबिक बैक्टीरिया. टुगेदर बाय स्लाइम एंड फंगल फिलामेंट्स फॉर्म करते थे मेश लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फ्लॉक्स. These are used during the secondary sewage treatment in the aeration tank. क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया एरोबिक बैक्टीरिया है तो एयरेशन टैंक्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए टू इंक्रीज द रेशियो ऑफ डिकम्पोजिशन, rate of decomposition. The microbes digest a lot of organic matter, converting it into the microbial biomass and releasing the lot of minerals. As a result, जो BOD है वो क्या हो जाएगा? Reduce हो जाएगा. As the BOD of waste is reduced to 1% of raw sewage, it is passed into the settling tank. जैसे ही उसका थोड़ा सा वेस्ट मटीरियल कम होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ दिस एरोबिक बैक्टीरिया, फिर उसको हम पास कर देते हैं सेटलिंग टैंक में, जहाँ पर ये फ्लॉक्स जो है वो सेडिमेंट कर जाते हैं. ठीक है, दे आर अलाउड टू सेडिमेंट. नेक्स्ट स्टेप आता है एक्टिवेटेड स्लज का. ये जो सेडिमेंट्स होते हैं सेटलिंग टैंक में, इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज. ठीक है, इसको इनोकुलम की तरह यूज़ करते हैं एरेशन टैंक्स में. जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे पास कर दिया जाता है लार्ज टैंक्स में, और जिनको अब हम बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स. यहाँ पर जो बैक्टीरिया काम करते हैं वो एनारोबिक नेचर के होते हैं, यानी विदाउट ऑक्सीजन दे वर्क. दैट डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मास एज वेल एज, क्योंकि वो ज़्यादा हार्श क्लाइमेट्स में रहने के आदी होते हैं तो वो एरोबिक माइक्रोब्स को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं एक्टिवेटेड स्लज के. द रिमेनिंग स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर और कॉम्पोस्ट. ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये वही है जो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, यानी मेथनोजेंस या मेथनोकोकस. ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27. अभी हम आज सिर्फ सेक्शन C ही डिस्कस करेंगे, तो अभी सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट टू फिनिश इट. एक्सपैंड ELISA ये क्या है? ये आपको याद होगा कि हमने एड्स के टेस्ट के लिए, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट के लिए ये सारा हमने पहले पढ़ा हुआ है. ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द ELISA टेस्ट बेस्ड? List the 2 ways by which an infection can be detected by this test. सबसे पहले तो इन्होंने इसकी एब्रीवेशन का पूछा तो हमने इसकी फुल फॉर्म बताई है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे. ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है. दूसरा पार्ट आता है कि कौन से 2 वेज हैं जिससे कि आप इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हो इस टेस्ट के थ्रू. द वेज टू डिटेक्ट
द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज बाय एलिसा आर एज फॉलोज। पहला, द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इज डिटेक्टेड। सबसे पहले तो हम एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटीजन कोई प्रोटीन भी हो सकता है, कोई ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है। दूसरा, एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस कर होती है हमारी बॉडी में अगेंस्ट द पैथोजन, अगर उससे भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। ये वाला हो गया आपका दूसरा। नेक्स्ट है, gene expression can be controlled with the help of complementary RNA molecules. Justify it with the help of an example. Gene expression can be controlled with the help of complementary RNA molecules. देखो ये क्या बोल रहे हैं, जीन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल्स के साथ। इसी से पता चलता है कि ये बात हो रही है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक थोड़ा सा भी आपको हिंट मिल जाए तो आपको याद आ जाएगा कि साइलेंसिंग वर्ड आपने पढ़ा था, वहाँ पर निमेटोड के अगेंस्ट पढ़ा था ये वाला प्रोसीजर, उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस, RNAi। द प्रिंसिपल इज टू ब्लॉक द सर्टेन जीन्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग से आप ब्लॉक कर देते हो। और ये वाला सारा पोर्शन क्वेश्चन लिया गया है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस पार्ट से, जहाँ पे आपने निमेटोड टोबैको प्लांट में मिलोइड डिगाइन इनकॉग्निटा वाला यूज़ किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, the population pyramids of Japan for 1950, 2007 and 2050 projections are shown below to answer the questions that follows। ठीक है, अब आता है आपका ये वाला डिस्कस कर लेते हैं पार्ट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 28 का। ये आपको पिरामिड्स शो कर रखे हैं जापान के and are shown to answer the questions that follow. Identify the age of pyramids for 1950, 2007 and 2050। ठीक है, ये तीनों पिरामिड्स एज पिरामिड्स है। ठीक, एज पिरामिड्स के अंदर 1950 में क्या शो कर रखा है आपको, ये पिरामिडल शेप शो कर रखी है। कौन सा वाला था ये, एक्सपेंडिंग वाला। ठीक है, इसके बाद क्या था आपका, ये जो शेप शो कर रखी है ये स्टेबल वाला है आपका। ठीक है, ये स्टेबल शो कर रखी है शेप। और तीसरा क्या है, डिक्लाइन हो रही है। ठीक, अब इन तीनों को हम जस्टिफाई करके अपने आंसर को बताएंगे। पहला जो केस है आपका 1950 का एक्सपेंडिंग वाला में, द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इन 1950 एग्जिबिट्स अ ब्रॉड बेस। ठीक है, पिरामिड विद अ वाइडर बेस इंडिकेटिंग अ हायर परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स। यानी कि यहाँ पर कौन सी वाली पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा हो गई, प्री रिप्रोडक्टिव वाली। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, ऐसे ही करके एनसीईआरटी में बता रखा है ना। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, प्री रिप्रोडक्टिव वाली जो ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर। दिस सजेस्ट अ पॉपुलेशन विद हायर बर्थ रेट। ठीक है, दूसरा आता है आपका स्टेबल वाला। ये वाली कंडीशन आती है 2007 की, नैरोइंग ऑफ द पिरामिड टुवर्ड्स द टॉप। ठीक है, यहाँ पर टॉप पे नैरो हो रहा है, सिग्निफाई करता है लोअर प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल्स। यहाँ पर पता चलता है कि एल्डर पीपल जो है, या कि आप बोल सकते हो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, कम है पॉपुलेशन। बाय 2007 द पॉपुलेशन वाज मोर स्टेबल विद द नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज नियरली बीइंग द सेम। तो ये कौन सी शेप हो गई, ये हो जाती है आपकी बेल शेप्ड। बेल शेप्ड मतलब ये हुआ कि इस केस में जो नंबर है आपका प्री रिप्रोडक्टिव का और रिप्रोडक्टिव का वो लगभग बराबर है, लेकिन जो एल्डरली पीपल है उनकी पॉपुलेशन हो गई कम। नेक्स्ट आता है 2050 वाला। ठीक है, इसमें आप देखोगे ये कौन सी शेप हो गई, अर्न शेप्ड हो गई। अर्न मतलब मटके वाली शेप। 2050 शेप पिरामिड शोज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जहाँ पर आपका प्री रिप्रोडक्टिव भी कम है। ठीक है, बर्थ रेट वाला कम है, और धीरे धीरे आप देखोगे एंड द पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पीपल विल इंक्रीज। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ एल्डरली पीपल की जो पॉपुलेशन है वो आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो बर्थ रेट आर वेरी लेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पीपल विल इंक्रीज एज कंपेयर टू द बर्थ रेट।
तो आई थिंक ये वाला भी पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें कोई ऐसे वैसी वाली दिक्कत नहीं है, ये वाला भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो क्लोज करते हैं, सेक्शन डी में डिस्कस करोगे नेक्स्ट वीडियो में।